सोचिए, सांस लेना एक ऐसी चीज जो हम हर पल करते हैं, बिल्कुल बिना ध्यान दिए। पर क्या कभी सोचा है कि ये सीधी सादी सी लगने वाली क्रिया असल में कितनी जटिल और कह सकते हैं जादुई है। हर एक सांस अपने आप में एक पूरी यात्रा है। तो आज चलिए इसी अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हवा हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें जिंदा रखती है। हमारा ये सफर 4 हिस्सों में होगा। सबसे पहले शरीर का मिशन क्या है, आखिर सांस लेना जरूरी क्यों है। फिर हम हवा के रास्ते का पूरा नक्शा देखेंगे। उसके बाद इस सांस लेने वाले इंजन को समझेंगे जो ये सब करता है। और आखिर में उस ग्रेट गैस एक्सचेंज को देखेंगे जहां असली जादू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शरीर का महत्वपूर्ण मिशन। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अच्छी चीज अंदर और बुरी चीज बाहर, यानी ईंधन अंदर और कचरा बाहर। तो सवाल यह है कि एक अकेली सांस इतनी जरूरी क्यों है? सोचने वाली बात है ना? इसका जवाब बहुत सीधा है। सांस लेने की यही प्रक्रिया है जो हमारी हर एक गतिविधि को ऊर्जा देती है। चाहे हम दौड़ रहे हों, कुछ सोच रहे हों या फिर सो भी रहे हों। सीधा सा हिसाब है, बिना सांस कोई ऊर्जा नहीं और बिना ऊर्जा के कोई जीवन नहीं। तो इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं 2 मुख्य किरदार हैं। पहला है ऑक्सीजन यानी O2। ये हमारे शरीर की अरबों कोशिकाओं के लिए जरूरी ईंधन है। कोशिकाएं इसका इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाती हैं और इस प्रक्रिया में एक विलन भी पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये एक हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे शरीर से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो मिशन साफ हो गया, ईंधन अंदर, कचरा बाहर। अब चलिए उस रास्ते को देखते हैं जिस पर हवा चलती है। आइए हवा से फेफड़ों तक के सफर का नक्शा तैयार करें। ये देखिए, ये है हमारा श्वसन तंत्र और इस सिस्टम का जो पावर हाउस है वो है हमारे फेफड़े। आप इन्हें एक हाई टेक एयर प्रोसेसिंग प्लांट की तरह सोच सकते हैं। हवा नाक से प्रवेश करती है और एक पूरे रास्ते से गुजरकर इन्हीं फेफड़ों तक पहुंचती है। तो चलिए इस यात्रा को कदम दर कदम देखते हैं। स्टेप 1, एंट्री पॉइंट नाक, फिर ग्रसनी और कंठ से होते हुए। स्टेप 2, ये जाती है मुख्य पाइप में जिसे हम श्वासनली कहते हैं। फिर स्टेप 3, ये रास्ता आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं यानी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाता है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह। और आखिर में अंतिम मंजिल आती है एल्वियोलाई। और हाँ, इस पूरे सफर के दौरान हवा को फिल्टर, गर्म और नम भी किया जाता है। काफी स्मार्ट सिस्टम है ना? तो ये एल्वियोली आखिर हैं क्या? जरा सोचिए, लाखों छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे, ये बिल्कुल वैसी ही थैली जैसी संरचनाएं हैं। यही वो जगह है, वो मैजिक पॉइंट है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब यहां ताजी हवा हमारे खून से मिलती है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? अगर इन सभी एल्वियोली को चपटा फैला दिया जाए तो ये एक पूरे टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेंगी। अविश्वसनीय है ना? ठीक है, तो हवा अपनी मंजिल तक पहुंच गई, लेकिन इस हवा को अंदर बाहर खींचता कौन है? चलिए अब सांस लेने की प्रक्रिया के उस इंजन को देखते हैं, एक यांत्रिक उत्कृष्ट कृति। ये पूरा प्रोसेस असल में एक ऑटोमेटिक पंप जैसा है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, जिसे इंस्पिरेशन कहते हैं, तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, छाती फैलती है। इससे अंदर का दबाव कम हो जाता है और बाहर की हवा अपने आप अंदर आ जाती है। और जब सांस छोड़नी होती है यानी एक्सपिरेशन, तो ये मांसपेशियां आराम करती हैं, छाती छोटी होती है और हवा बाहर धकेल दी जाती है। सिंपल फिजिक्स। तो निचोड़ क्या है? सारा खेल दबाव का है। सांस लेना कुछ नहीं, बस फेफड़ों और बाहर के वायुमंडल के बीच दबाव का अंतर पैदा करना है। हवा हमेशा ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जाती है और हमारा शरीर इस सिद्धांत को इस्तेमाल करने में एकदम माहिर है। और पता है, आराम से बैठे हुए एक स्वस्थ इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? करीब 12 से 16 बार। सोच कर देखिए, ये प्रक्रिया दिन रात बिना रुके, बिना हमारे सोचे चलती रहती है। तो अब हम पहुंच गए हैं इस सफर के सबसे रोमांचक मोड़ पर, द ग्रेट गैस एक्सचेंज। ये वो सूक्ष्म स्तर की घटना है जहां ऑक्सीजन आखिरकार खून से मिलती है। अब ये आदान प्रदान होता कैसे है? एक कॉन्सेप्ट है जिसे आंशिक दबाव कहते हैं। ज्यादा तकनीकी नहीं होंगे, बस इतना समझिए कि ये एक ढलान जैसा है। देखिए इस टेबल में एल्वियोली में ऑक्सीजन का दबाव है 104, जबकि ऑक्सीजन रहित खून में सिर्फ 40। तो जाहिर है ऑक्सीजन ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ यानी एल्वियोली से खून में चली जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका ठीक उल्टा होता है, वो खून से एल्वियोली में चली जाती है बाहर निकलने के लिए।
और ये प्रक्रिया इतनी कुशल क्यों है? क्योंकि ये जो विसरण झिल्ली है जिसे गैसों को पार करना होता है, वो अविश्वसनीय रूप से पतली होती है, एक कागज के पन्ने से भी कई गुना पतली। इसीलिए ये गैसों का आदान प्रदान इतनी तेजी से और आसानी से हो पाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अब खून में आ गई है। अब इसको पूरे शरीर में पहुंचाना भी तो है। आखिर हर कोशिका को इसकी जरूरत है। यहां तस्वीर में आता है हीमोग्लोबिन। ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के लिए डिलीवरी ट्रक का काम करता है। लगभग 97% ऑक्सीजन इसी ट्रक पर सवार होकर अपनी मंजिल तक जाती है। अब आते हैं वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर। इसके परिवहन की कहानी तो और भी दिलचस्प है। सिर्फ 23% ही हीमोग्लोबिन से जुड़कर वापस जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका 70% हिस्सा बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। ऐसा इसलिए ताकि ये आसानी से खून में घुलकर वापस फेफड़ों तक का सफर तय कर सके। लेकिन ये सारा सिस्टम इतने सटीक तरीके से काम कैसे करता है? ये सब अपने आप नहीं होता। इसका कंट्रोल सेंटर हमारे दिमाग में है। दिमाग का मेड्यूला हिस्सा सांस की लय तय करता है, कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है। फिर कुछ कीमो सेंसर्स होते हैं जो खून में CO2 और दूसरे केमिकल्स के स्तर को जांचते रहते हैं। और जैसे ही जरूरत बदलती है, जैसे दौड़ते वक्त, ये दिमाग को सिग्नल भेजते हैं और सांस लेने की दर अपने आप एडजस्ट हो जाती है। एकदम स्मार्ट सिस्टम है। तो ये थी एक सांस की पूरी अनोखी यात्रा, हवा के अंदर आने से लेकर ऊर्जा बनाने तक और कचरे को बाहर निकालने तक। ये पूरा सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या होता है जब ये इतना सटीक, इतना परफेक्ट सिस्टम गड़बड़ा जाता है? बस यही वो पॉइंट है जहां से अस्थमा या वातस्फीति जैसी सांस की बीमारियां शुरू होती हैं।